हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पीरियोडिकल एसे। सो ऐसे आपको पता होगा क्या होता है। तो पीरियोडिकल एसे क्या होता है? तो पीरियोडिकल एसे ऐसा कोई भी एसे जो सीरीज़ में पब्लिश होता है, ठीक है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से जिसकी सीरीज़ चलती रहती है। सो अ पीरियोडिकल एसे इज़ एन एसे published in a magazine or journal, in particular an essay that appears as part of a series। जैसे एक सीरीज़ का हिस्सा चलता रहता है, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ऐसे जिसके कंटिन्यूटी में जिसकी सीरीज़ चलती रहे तो वो होता है पीरियोडिकल ऐसे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैगज़ीन की स्पेलिंग ध्यान में रखना। ज़्यादातर क्या होता है कि हम इसमें मिस्टेक करते हैं, हम MEGA लगाते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ एक्चुअली MAGAZINE, ठीक है। तो ये मैगज़ीन की करेक्ट स्पेलिंग होती है। सो क्या है कि 18th सेंचुरी इज़ कंसिडर्ड द ग्रेट एज ऑफ पीरियोडिकल ऐसे इन इंग्लिश। इसको सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है जब पीरियोडिकल ऐसे ने डेवलपमेंट करी। नोटेबल पीरियोडिकल ऐसेइस्ट कौन थे उस टाइम पे? जोसेफ एडिसन है, रिचर्ड स्टील है, सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। इन चारों का नाम सबसे ऊपर आता है जब भी हम पीरियोडिकल ऐसे राइटिंग की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑन द पीरियोडिकल ऐसे। The periodical essay in Samuel Johnson's view presented general knowledge appropriate for circulation in common talk। ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में हम जनरली लोगों को बता सकें और उस नॉलेज को सर्कुलेट कर सकें और लोग उसको डिस्कस कर चुके। सो दिस अकम्पलिशमेंट हैड ओनली रेयरली बीन अचीव्ड इन एन अर्लियर टाइम। इससे पहले इसका कोई भी इस बारे में कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ था, इस तरह का आइडिया किसी के भी दिमाग में नहीं था। And now was to contribute to political harmony by introducing subjects to which faction had produced no diversity of sentiments such as literature, morality and family life। So अब इस तरह लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हम जनरल टॉपिक्स पे बिना फिक्शनल कैरेक्टर्स के, बिना किसी स्टोरी के, बिना किसी लिटरेचर के हम इस तरह से जनरल सेंस में लिखें कि लोगों का एक तो नॉलेज बढ़ सके और लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकें आपस में। द एक्सपेंडेड रीडिंग पब्लिक एंड द राइज ऑफ पीरियोडिकल ऐसे, पब्लिक कैसे एक्सपैंड हुई, क्योंकि हमने देखा कि 17-18 सेंचुरी के बाद लोग हैं जो वो एजुकेटेड होते जा रहे थे, लिटरेट होते जा रहे थे, पढ़े लिखे हो रहे थे, ठीक है। तो लोगों का खुद के प्लेजर के लिए पढ़ने का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा था। सो द लार्जली मिडिल क्लास रीडरशिप, मिडिल क्लास जो लोग थे, जो पढ़ने वाले थे, डिड नॉट रिक्वायर अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू गेट थ्रू द कंटेंट्स ऑफ पीरियोडिकल्स। ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते थे कि लोगों को इसके लिए कोई हायर एजुकेशन लेना ज़रूरी नहीं था। अगर आप लिटरेसी है, अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, अगर आपको अक्षर ज्ञान है, तो वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे होते थे कि आप इसको पढ़ के समझ सकते थे। Written in a middle style and offering instructions to people with rising social expectations. Early 18th century publishers and editors recognized the existence of such an audience and found the means for satisfying its taste। तो जो पब्लिशर थे उनको ये रियलाइज़ होने लगा कि आज की जो ऑडियंस है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उनको उस हिसाब का कंटेंट दें। अगर लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, स्कूलिंग करी हुई है, उनको लिटरेसी है, अगर वो एजुकेटेड हैं, तो हम उनके लेवल का, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम ऐसे जर्नल्स या मैगजीन्स हम पब्लिश करें ताकि लोगों को इनमें इंटरेस्ट बढ़े और कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे उस पर लोग डिस्कस कर सकें और लोगों का नॉलेज बढ़ सके। सो इस तरह से, इस मकसद के साथ ये जो पीरियोडिकल हैं ये शुरू हो गए। मैगजीन्स दोज मेडलीज ऑफ बोरोड एंड ओरिजिनल मटीरियल, उसमें इधर उधर से लिया गया मटीरियल भी होता था और ओरिजिनल भी होता था। एंड ओपन इन्विटेशंस टू रीडर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक, और लोगों को ओपनली इन्वाइट किया जाता था कि वो उनको पढ़ें और उनके बारे में अपने थॉट, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करें। स्ट्रक वट मॉडर्न क्रिटिक्स वुड टर्म अ डिस्टिंक्टली मिडिल नोट इन लिटरेचर। तो ये इस तरह का सब लिटरेचर राइटिंग के फील्ड में ये अपने तरह का पहला कदम था जो लोगों ने इसके बारे में सोचा था। द मोस्ट प्रोनाउंस्ड फीचर्स ऑफ मैगजीन वर इट्स ब्रिविटी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। सबसे खास बात क्या है? ब्रिविटी, संक्षेप में, बहुत थोड़े शब्दों में, जैसे एक छोटे से पैसेज में किसी भी बात को रख देना। जैसे करंट का कोई सिनेरियो बता दिया, पॉलिटिकल व्यूज़ बता दिए। जैसे हमने पहले भी ये किया था कि टोरी और विग पार्टी होती थी, ठीक है। जैसे आज आप देख रहे हो न्यूज़पेपर में, तो कोई कांग्रेस की फेवर में है तो उसका आर्टिकल होगा कांग्रेस की फेवर में, कोई बीजेपी की फेवर में है तो उसका आर्टिकल बीजेपी की फेवर में होगा। तो इसी तरह से उस टाइम में पीरियोडिकल ऐसे यही काम करते थे। कोई अगर टोरी को फेवर कर रहा है तो वो टोरी के फेवर में लिखेगा, विग को फेवर कर रहा है विग के फेवर में लिखेगा। ब्रिविटी जितने कम से कम शब्दों का यूज़ करके अपनी बात को लोग एक्सप्रेस कर देते हैं एक ऐसे के थ्रू। एंड द वेराइटी ऑफ इट्स कंटेंट, क्योंकि कंटेंट की वेराइटी बहुत है। चाहे आप आजकल आप मैगजीन्स देखते हैं,
पीरियोडिकल्स देखते हैं, वो लेडीज़ के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट होगा, होम इनोवेशन होगा, अलग अलग चीज़ें। जो जेंट्स हैं वो पॉलिटिकल मैटर्स पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कंटेंट की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो कॉन्सिक्वेंटली द एसे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सच पीरियोडिकल्स, प्रेजेंटिंग कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स पे कमेंट्री होती थी, रिलीजन पे होती थी, सोशल मैटर्स पे होती थी, बाकी और भी कई सारे इसमें टॉपिक्स होते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे 18th सेंचुरी पीरियोडिकल ऐसे। 18th सेंचुरी में जिस तरह के पीरियोडिकल ऐसे लिखे जाते थे उनकी क्या क्वालिटीज़ थी। द फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिकल ऐसे वर लार्जली डिफाइंड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ जोसेफ एडिसन एंड स्टील। मतलब ये दो एसेइस्ट बहुत फेमस थे उस टाइम पे इन देयर 2 मोस्ट वाइडली रेड सीरीज़। कौन कौन सी सीरीज़, एक तो टैटलर और एक स्पेक्टेटर। ये मतलब उस टाइम के सबसे मोस्ट फेमस मैगजीन्स में से एक है टैटलर और स्पेक्टेटर। और इन दोनों को किसने पब्लिश किया था, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने। मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस 2 पेपर्स द फिक्शियस, इसको फिक्टिशियस नहीं फिक्टिशियस बोलना है, शीयस नहीं बोलना, शीसस बोलना है। ठीक है, फिक्टिशियस नॉमिनल प्रॉपर्टायर, द ग्रुप ऑफ फिक्टिशियस contributors who offer advice and observations from their special viewpoints, the miscellaneous and constantly changing fields of discourse, the use of exemplary characteristic। मतलब अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं, अलग अलग लोगों ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए, डिस्कोर्स होता है, उपदेश देना, इस तरह के मतलब हर कंटेंट आपको मिलता है। कमेंट्री भी मिलती है, क्रिटिकल एनालिसिस भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है, आपकी मॉरल रेफर्मेशन के लिए भी उसमें बातें लिखी हुई थी। तो इस तरह की अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। Letters to editors from fictitious correspondence and various other typical features existed before Edison and Steele set to work। Edison और Steele ने जब लिखना शुरू किया तो उससे पहले ये सारा ट्रेंड चलता था। ठीक है, but these two wrote with such effectiveness and cultivated such attention in their readers that the writing in Tatler and Spectator served as the models for periodical writing in the next 7 or 8 डेकेड। इससे पहले ये सारे सिस्टम से लोग लिखते थे, लेकिन इसके बाद में इन्होंने ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया जो आगे कई मतलब 7-8 दशकों तक वही ट्रेंड लोग फॉलो करते रहे। मतलब 70-80 सालों तक लोग उसी ट्रेंड में लिखते रहे। नेक्स्ट हम करते हैं कि पीरियोडिकल ऐसे इवॉल्व कैसे हुए। इवॉल्व मतलब ये ओरिजिनेट कैसे हुए, कैसे पैदा कैसे हुए। बाय 1800 द सिंगल ऐसे पीरियोडिकल हैड वर्चुअली डिसअपीयर्ड। मतलब 1800 तक जो सिंगल ऐसे लिखने का ट्रेंड था ना वो ख़त्म हो गया था। तो सिंगल की जगह कौन से आगे, पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मीन्स जो सीक्वेंस में सीरीज़ में चलते रहते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है, आप कोई भी XYZ कोई भी टॉपिक है तो अब आज उसका पार्ट 1 पब्लिश हो रहा है, कल उसका पार्ट 2 पब्लिश होगा, कल उसका पार्ट 3। मतलब सिंगल का ट्रेंड खत्म हो गया था, रिप्लेस्ड बाय द सीरियल ऐसे, मतलब जो सीरीज़ में आते थे, पब्लिश्ड इन मैगजीन्स एंड जर्नल्स। येट इन मैनी रिस्पेक्ट्स द वर्क ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी फैमिलियर एसेइस्ट री इन्विगरेटेड होता है एनर्जाइज कर देना, नई एनर्जी भर देना, उसको रिवाइव कर देना। ठीक है, एंड एडिसोनियन किसको बोला है, एडिसन को, एडिसन के एसेस को। थ्रू एम्फेसाइजिंग इक्लेक्टिसिज्म होता है जब आप किसी भी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक में, वाइड रेंज ऑफ कंटेंट में अपने हिसाब का कोई मीनिंग निकालते हैं, अपनी सब्जेक्टिविटी इंटरफेयर करती है जब आपकी, और आप अपने तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सपीरियंशियलिटी है, मतलब ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये उस टाइम यही चीज़ें थी जिनकी वजह से जो पीरियोडिकल ऐसे हैं ये इवॉल्व हो रहे थे, क्योंकि लोग चाहते थे कि अपने तरीके से चीज़ों को समझ सकें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो कि ये काम ऐसे है तो ऐसे ही है। ठीक है, और लोगों को पढ़ने के बाद कुछ एक्सपीरियंस भी मिले। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब इन हिज सीरियल एसेज ऑफ इलिया, ये चार्ल्स लैम्ब है, इसने ऐसे लिखे थे एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, पब्लिश्ड इन लंडन मैगजीन में पब्लिश हुए थे ये। इंटेंसिफाइड द सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस ऑफ एक्सपीरियंशलिस्ट एसेइस्ट वॉइस, मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना, आपने क्या देखा, कहाँ आप गए, कहाँ आप क्या आपने विजिट किया, तो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्रेस करना। ये ट्रेंड किसने शुरू किया, ये चार्ल्स लैम्ब ने शुरू किया। किसमें, एसेज ऑफ इलिया में। थॉमस डी क्विंसी's पीरियोडिकल ऐसे, थॉमस डी क्विंसी ने कौन से लिखे थे, इनकी जो ऐसे थे उसमें 2 एलिमेंट थे, एक तो ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी खुद की लाइफ के बारे में लिखना, और दूसरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म करना, मतलब लिटरेचर का क्रिटिकल एनालिसिस करना। और जो विलियम हैजलिट है इसमें 2 कौन कौन से एलिमेंट थे, लिटरेरी एंड कन्वर्जेशनल, मतलब एक तो लिटरेचर का हो गया और दूसरा कोई भी 2 कैरेक्टर लेके उनकी आपस की
बातचीत दिखाना, ठीक है। ये इस तरह का किसने लिखा था, विलियम हैजलिट ने। अब बात आती है कॉलमिस्ट। कॉलमिस्ट होता है जैसे सपोज कोई भी एक पेज है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर का या मैगजीन का एक पेज है, इस पर एक कोई भी कोना खाली रह गया, कोई भी कॉलम, तो किसी को भी ये प्रोजेक्ट दे दिया कि इस कॉलम में जो जो आए ना बस उतना सा ही आपने लिखना है। तो इसमें क्या है कि एक तो आप किसी भी छोटे से आइडिया पे कोई 2-4 लाइनों में भी वो कॉलम फिल हो सकता है, तो मतलब आपके पास वाइड एरिया ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे, आप किसी भी टॉपिक से उठा के उस पर लिख सकते हो। और नुकसान क्या है कि आपको अपने कंटेंट को लिमिट करना पड़ेगा, आपको बहुत कम शब्दों में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। देखिए आगे ना ब्रीविटी, मतलब कम से कम शब्दों, क्योंकि आपको एक कॉलम मिला है, मान लो ये मिल गया कि ये खाली रह गया है, इसके लिए किसी को बुलाओ और ये लिखवाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितना स्पेस है उस हिसाब से आपका कंटेंट होगा, उस हिसाब से आपको अपने शब्दों को लिमिट करना होगा ताकि वो कॉलम भी फिल हो सके और आपके जो व्यूज़ हैं वो भी एक्सप्रेस हो सके। देयर एसेज आर जनरली इंटेंडेड टू फिल अ स्पेसिफिक स्पेस इन देयर पब्लिकेशंस, ठीक है, बी इट सो मैनी कॉलम इंचेस ऑन अ फीचर और ऑप एज पेज और अ पेज और टू, मतलब कहीं भी आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी कोई कॉलम खाली मिल जाएगा और बोला जाएगा कि इसके लिए आप कोई आर्टिकल लिखो। अनलाइक फ्रीलांस एसेइस्ट हु कैन शेप द आर्टिकल टू सर्व द सब्जेक्ट मैटर, मतलब ये तो है नहीं कि आप फ्रीली कुछ भी लिख रहे हो और आपको पूरा का पूरा पेज वो लोग दे रहे हैं, तब तो आप फ्रीली उसको कैसे भी अपने हिसाब से एक्सप्रेस करो। तो इसमें होता क्या है, द कॉलमिस्ट मोर ऑफन शेप्स द सब्जेक्ट मैटर टू फिट द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कॉलम, क्योंकि सपोज आपको अगर इतना सा कॉलम मिला है तो आपको उसके लिए उतने ही शब्दों का चयन करना पड़ेगा, उतने ही शब्दों को आप सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका कंटेंट है वो ज़्यादा ना हो जाए, उस स्पेस के अंदर फिट इन हो सके। In some ways this is inhibiting because it forces the writer to limit and omit material, मतलब अपने मटेरियल को लिमिट करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा आ रहा हो तो यहाँ पे अगर फिट नहीं हो रहा है तो हो सकता है उसको अपने मटेरियल को काटना भी पड़े। इन अदर वेज इट इज़ लिबरेटिंग बिकॉज इट फ्रीज द राइटर फ्रॉम द नीड टू वरी अबाउट फाइंडिंग अ फॉर्म एंड लेट्स हिम और हर कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, मतलब किसी भी नई आइडिया पे आप अपने 2 या 4 विचार दे सकते हैं, क्योंकि आपको फुल फ्लेश्ड पेज फिल नहीं करना है तो उस पर आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे थोड़े से ही अगर आप अपने विचार एक्सप्रेस करते हो तो इतना सफिशेंट है, मतलब ये कॉलमिस्ट को फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि पीरियोडिकल एसेस का रोल क्या था और कौन कौन से फेमस पीरियोडिकल एसेस थे। तो सबसे पहले इसका हम रोल देखते हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी पीरियोडिकल एसेस बिगेन टू अपीयर इन लिटरेरी मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स विच वर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन द 18th सेंचुरी। इट्स एम, इसका मकसद क्या था, सोशल रेफॉर्मेशन करना, सोशली लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, उनमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लाना, एंड इट कन्फॉर्म्ड टू नियो क्लासिकल आइडियल। नियो क्लासिकल मीन्स मतलब क्लासिकल लिटरेचर को नए ढंग में ढालना, which placed a premium on its duty to inform the mind and delight the heart of the reading public, मतलब इसका मकसद क्या था, माइंड को इन्फॉर्मेशन देना और हार्ट को डिलाइट करना, मतलब इंस्ट्रक्शन भी देना और अम्यूज़मेंट एंटरटेनमेंट भी देना, इंस्ट्रक्शन प्लस एंटरटेनमेंट, ये किसका मकसद था, पीरियोडिकल एसेस का। The periodical essays reflect the social, political and literary picture of the 18th century, though the exact date and year of beginning of the periodical essays cannot be given। ये कब एग्जैक्ट कब स्टार्ट हुए हम उसकी डेट नहीं दे सकते, बट ये माना जाता है कि ये कब स्टार्ट हुए। ये रिचर्ड स्टील के टैटलर के साथ शुरू हुए। जब सबसे पहला पीरियोडिकल मैगजीन किसको माना जाता है, टैटलर को माना जाता है, ठीक है। तो रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन आर सपोज टू बी द पायनियर्स, मतलब इन्हीं को माना, यही 2 जन थे जिन्होंने इस ट्रेंड को शुरू किया था। रिचर्ड स्टील ने एक मैगजीन स्टार्ट करी थी टैटलर, कब करी, 1709 में, विद द एम ऑफ, इसका मकसद क्या था, एक्सपोजिंग द फॉल्स एंड करप्ट मैनर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इट वॉज फॉलोड बाय द स्पेक्टेटर इन 1711। देखो 1709 में आया टैटलर, फिर 1711 में आया स्पेक्टेटर, ये भी इन्हीं दोनों का था, ठीक है। एडिसन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस मैगजीन। दिस मैगजीन मीन्स स्पेक्टेटर में भी जोसेफ एडिसन ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। दीज पीरियोडिकल्स इनेबल्ड द ऑर्डिनरी एंड कॉमन मैन टू रीड एंड डिस्कस एनी टॉपिक रेंजिंग फ्रॉम फिलॉसफी टू फैशन, मतलब अब कॉमन लोगों के हाथ में भी पढ़ने के लिए और डिस्कस करने के लिए कुछ था। इट इज़ ऑफन सेड दैट द पीरियोडिकल एसेइस्ट ब्रॉट द फिलॉसफी आउट ऑफ द क्लोजेट्स एंड लाइब्रेरीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, मतलब ये माना जाता है कि पीरियोडिकल एसे ने क्या किया था कि फिलॉसफी को
बंद दरवाज़ों में से, लाइब्रेरी में से, स्कूल्स में से और कॉलेजेस में से निकाल के कहाँ तक ले आए, गलियों तक ले आए। मतलब कॉमन मैन की पहुँच तक फिलॉसफी आ गई थी, लोगों को नॉलेज होने लगा था, लोग डिस्कस करने लगे थे। ठीक है, जो चीज़ें सिर्फ बड़े इलाइट लोगों के लिए बनी हुई थी वो अब एक आम आदमी तक पहुँचने लगी थी। दे टॉट पीपल हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी। तो इन एसेज में ये सिखाया जाता था कि इंसान को बिहेव कैसे करना चाहिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द एसे वॉज यूज्ड फॉर सम सोशल पर्पस, मतलब किसी सोशल पर्पस के लिए ऐसे यूज़ हो रहे थे। पहले क्या था, सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ होते थे, बट अब सोशल रेफर्मेशन के लिए ऐसे यूज़ हो रहे थे। द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स लाइक डॉक्टर जॉनसन एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ हैड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द periodical like Rambler, Idler and बी। ये भी क्या है, periodical मैगजीन्स हैं। एक है आपका रैम्बलर, एक है आइडलर और एक है बी। ठीक है, किसने, डॉक्टर जॉनसन ने और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इनमें कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहला स्पेक्टेटर की। तो स्पेक्टेटर किसके बाद आया था, ये टेटलर के बाद आया था। कब आया था, 1711 में, और ये 1 मार्च 1711 से लेकर 1712 तक पब्लिश हुआ था, विच वॉज प्रोड्यूस्ड जॉइंटली बाय जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। आफ्टर एन इंटरवल फॉर सम टाइम इट रीअपियर्ड इन 1714। बीच में देखो 1712 में बंद हो गया, फिर 1714 में दोबारा शुरू हुआ। इट वॉज रिवाइव्ड बाय जोसेफ एडिसन। किसने रिवाइव किया, जोसेफ एडिसन ने रिवाइव किया था इसको। एंड 80 नंबर्स वर एडिड, मतलब पहले 556 तक ऐसे इसमें थे, फिर इसने 80 और इसमें ऐड कर दिए, मतलब टोटल 635 ऐसे कंप्लीट हो गए। सो दिस पीरियोडिकल अपीयर डेली एक्सेप्ट ऑन संडेज, मतलब ये संडे के अलावा हर 6 दिन आता था। ठीक है, 6 days a week ये पब्लिश होता था। इट वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद लंडन एंड इट्स कॉफ़ी हाउसेज। जोसेफ एडिसन इन दिस पीरियोडिकल हैज़ आर्टिस्टिकली प्रोड्यूस्ड हिज फेमस स्पेक्टेटर क्लब, इसने बनाया हुआ था। ठीक है, किसने, जोसेफ एडिसन ने। विद इस पॉपुलर मेंबर्स लाइक सर, इस जो ये क्लब है इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, सर रॉजर डी कवर्ली, हु कैन बी डीम्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जो टॉरी पार्टी को सपोर्ट करता था। द विग मर्चेंट, और विग को सपोर्ट कौन करता था, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। ठीक है, कैप्टन सेंट्री ऑफ आर्मी एक ये था। विल हनीकॉम्ब, अ मैन अबाउट टाउन, मतलब ये एक आम आदमी था। मिस्टर स्पेक्टेटर इज अ मैन ऑफ लर्निंग एंड लाइक्स टू ट्रैवल एंड ही ऑल्सो विजिट्स लंडन एज एन ऑब्जर्वर। तो इन्होंने एक कैरेक्टर बनाया हुआ था मिस्टर स्पेक्टेटर। वो कौन था, मतलब एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत नॉलेज वाला इंसान था जिसको ट्रैवलिंग करना पसंद था, और वो लंदन को ऑब्जर्व कर रहा था, और ऑब्जर्व करने के बाद अपने ओपिनियन उस पर लिख रहा था। तो इस कैरेक्टर के थ्रू, मिस्टर स्पेक्टेटर के थ्रू इन लोगों ने क्या किया था, स्पेक्टेटर क्लब ने क्या किया था, अपने ओपिनियन दिए थे और पीरियोडिकल ऐसे लिखे थे। दिस पीरियोडिकल वॉज मेनली डेल्ट विद contemporary manners, morals and literature. In this periodical Edison's 19 essay became famous. अब देखो एडिसन ने क्या किया था, जॉन मिल्टन की जो बुक है ना पैराडाइज लॉस्ट, उस पे 19 ऐसे लिखे थे इसने, और 11 किस पे लिखे थे, 11 ऐसे इसने लिखे थे प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन पे। ये मतलब सबसे फेमस चीज़ थी स्पेक्टेटर की। 19 ऐसे जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पे, और 11 ऐसे किस पे, प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन पे। The primary motto of this periodical was to enliven morality with wit and to temper with wit with morality। मतलब ये इसका मतलब एज इट इज़ ये कोटेशन आपने लर्न करनी है कि इसका मकसद क्या था, किसका, स्पेक्टेटर का। ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में एज इट इज़ आ चुका है मैच करने के कॉलम में, कि कौन सी मैगजीन का मोटो था, टू एनलिवन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी। तो ये किसका था, ये था स्पेक्टेटर का। नेक्स्ट हम करते हैं स्पेक्टेटर लिखी किस टोन में गई थी, तो ये सटीरिक टोन में लिखी गई थी, मतलब एक व्यंग्य की तरह लिखी गई थी। द टैटलर एंड स्पेक्टेटर वर द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एसे। देयर स्टडीज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एज एग्जाम्पलीफाइड इन सर रोजर डी कवर्ली आर द प्रिपरेशन फॉर द मॉडर्न नॉवल। मतलब रोजर डी कवर्ली ने जिस स्टाइल में लिखा था ह्यूमनिज्म के बारे में, ये सोशल एनिमल एज अ मैन के बारे में, तो वो किस चीज़ का बेस बन गया था, उसी ट्रेंड पे चल के आगे लोगों ने नॉवेल्स लिखे थे। आउट ऑफ टैटलर ऐसे, टैटलर में जितने भी ऐसे थे ना, एडिसन ने 42 लिखे थे। एडिसन ने कितने कंट्रीब्यूट किए, 42। 36 किसने लिखे थे, इन दोनों ने, एडिसन और स्टील ने मिल के लिखे थे जॉइंटली। वाइल एटलीस्ट 180 आर द वर्क्स ऑफ स्टील अलोन, और स्टील ने अकेले ने 180 लिखे थे। 180 हो गए स्टील के, एडिसन के हो गए 42, और दोनों ने मिलके लिखे थे 36। अब हम बात करते हैं द टैटलर की।
तो टैटलर वॉज अ पीरियोडिकल ओरिजिनली स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टील एंड लेटर ऑन जॉइंड बाय जोसेफ एडिसन। टैटलर स्पेक्टेटर से भी पहले आया था, तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टील ने स्टार्ट किया था और बाद में जोसेफ एडिसन ने भी इसको ज्वाइन किया था। द पर्पज़ ऑफ दिस पीरियोडिकल, अब देखो इसका पर्पज़ क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट थी ना आपकी, ये वाली, कि इसका पर्पज़ है एनलिवन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ, टू पुल ऑफ द डिस्गाइज ऑफ कनिंग, वैनिटी एंड अफेक्टेशन। अफेक्टेशन होता है किसी को दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, मतलब आप वो चीज़ दिखाओ जो आपके अंदर है नहीं, सिर्फ इसलिए कि लोग आपकी तारीफ करें, दैट इज़ अफेक्टेशन। एंड टू रिकमेंड एट जनरल सिंप्लिसिटी इन आवर ड्रेस, आवर डिस्कोर्स एंड बिहेवियर, मतलब लोगों को बदलने की कोशिश करना, ये इसका मकसद था किसका? टैटलर का। अब देखो रिचर्ड टैटलर ने क्या किया था, ये अपने ओरिजिनल नाम से पब्लिश नहीं किया, इसने क्या नाम लिया? इसैक बिकरस्टाफ, इजैक बिकरस्टाफ बोल सकते हैं हम इसको। तो इस कैरेक्टर के थ्रू इसने अपने ओपिनियन सारे जो हैं वो प्रेजेंट किए थे। दिस नेम वाज बोरोड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट, और जोनाथन स्विफ्ट ने भी ये सेम ही सुडोनेम यूज़ किया था, क्या? इसैक बिकरस्टॉफ। और यही किसने किया फिर? रिचर्ड स्टील ने, मतलब रिचर्ड स्टील ने अपने ओरिजिनल नाम, यानी कि रिचर्ड स्टील नाम से नहीं पब्लिश किया, इसको किस नाम से किया था? इजैक बिकरस्टाफ के नाम से। इन द फर्स्ट इशू ऑफ दिस पीरियोडिकल इट वॉज मेड क्लियर दैट द टैटलर वॉज टू इंक्लूड, मतलब इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड करना है? अकाउंट्स ऑफ गैलेंट्री। गैलेंट्री होता है आप कितनी हिम्मत से बिहेव करते हो, स्पेशली युद्ध के दौरान, मतलब युद्ध में आप कितनी हिम्मत और कितने हौसले से आप लड़ते हो, वो होता है गैलेंट्री। प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, मतलब इन तीनों चीज़ों को शामिल किया जाएगा इसमें, जो भी आर्टिकल्स होंगे, जो भी कुछ छपा जाएगा, उनमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। किस किस तरह के आर्टिकल लिखे जाते थे? एक था वाइट चॉकलेट हाउस, दूसरा था पोइट्री किस में लिखी जाती थी? पोइट्री लिखी जाती थी विल के कॉफ़ी हाउस में। देखो वाइट के चॉकलेट हाउस में होगा गैलेंट्री, प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट। पोइट्री किस में होगी? विल्स कॉफ़ी हाउस में। फॉरेन और डोमेस्टिक न्यूज़ किस में होगी? सेंट जोसेफ कॉफ़ी हाउस, सेंट जेम्स कॉफ़ी हाउस में। और लर्निंग फ्रॉम द ग्रेशियन एंड सो ऑन, और इस तरह के ये अलग अलग सारे आर्टिकल इसमें, ये हेडलाइंस छपती थी और फिर नीचे अलग अलग जो वेरियस टॉपिक जो डिसाइड करे हुए थे उनसे रिगार्डिंग इसमें एसेज होते थे। तो टैटलर में और क्या था? लेटर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, रिव्यूज़ ऑफ रीसेंट प्लेज, जैसे कोई भी प्ले, आजकल जैसे मूवीज़ आती हैं तो मूवीज़ के रिव्यूज़ आते हैं ना, कि 5 में से इसको 3 मार्क्स देने हैं या 3.5 देने हैं या 4 देने हैं, मतलब आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। कोई बुक आती है तो बुक के रिव्यूज़ मिलते हैं। सो इसी तरह से उस टाइम की मैगजीन में क्या था कि प्लेज जितने भी चलते थे ना, क्योंकि ड्रामा था, थिएटर में प्रेजेंट किया जाता था, तो उनके रिव्यू मिलते थे। पब्लिकेशंस एंड स्पूफ एडवर्टीजमेंट। स्पूफ होता है जब हम किसी की नकल करते हैं, किस मकसद से? मजाक उड़ाने के मकसद से, ठीक है। तो वो होता है स्पूफ एडवर्टीजमेंट अलॉन्ग विद द रियल वंस, असली की एडवर्टीजमेंट और स्पूफ वाली। द टैटलर हैड अ स्टीरिक एंड मॉरल टोन, अटैकिंग द इविल्स ऑफ डुएलिंग एंड गैम्बलिंग। डुएल होता है 1-on-1 जब फाइट होती है और एक बंदा मरेगा जब वो दूसरा जीत जाएगा, तो इस तरह की डुएलिंग और गैम्बलिंग आप समझते हो, जुआ खेलना, तो इन दोनों चीज़ों पे अटैक किया गया था, इनको बुरा बताया गया था। एंड इट ऑल्सो डिस्कस द मैटर्स ऑफ गुड मैनर्स ऑफ टाइम, मतलब गुड अच्छे मैनर्स की भी बात करी गई थी उसमें। द टैटलर वॉज रीपब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, ये बाद में बुक फॉर्म में भी पब्लिश हुआ, जैसे पहले मैगजीन आई थी, फिर कलेक्टिवली एक बुक में इसको पब्लिश किया गया। एंड वॉज पॉपुलर फॉर इट्स लाइट स्टीरिक टोन। इन दिस जॉइंट वेंचर मीन्स 2 लोगों ने जॉइंटली इसको प्रोड्यूस किया था, एडिसन और स्टील ने। जोसेफ एडिसन also contributed suggestions, notes and a number of complete papers with equal zeal and force as Steele, मतलब जिस zeal होता है enthusiasm से और जिस force से स्टील ने लिखा था, उसी सेम एनर्जी से, उसी सेम उत्साह से किसने लिखा? जोसेफ एडिसन ने। जोनाथन स्विफ्ट सम पोएम्स अपीयर्ड इन द टैटलर, इसमें टैटलर में जोनाथन स्विफ्ट की भी कुछ पोइम आई। अलेक्जेंडर पॉप बोरोड सम मटेरियल ऑन फैशंस फॉर हिज फेमस रेप ऑफ द लॉग फ्रॉम द टैटलर, मतलब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अलेक्जेंडर पॉप की सबसे फेमस बुक थी रेप ऑफ द लॉग, उसके लिए मटेरियल कहाँ से बोरो किया गया था? द टैटलर से। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ, ये चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं कि टैटलर के टोटल ऐसे में से 42 एडिसन ने लिखे, 36 दोनों ने जॉइंटली लिखे और अकेले स्टील ने 180 लिखे। फिर आता है मैनी मोर पीरियोडिकल मैगजीन ट्राई टू एप दिस पीरियोडिकल। रिचर्ड स्टील फाउंडेड अ पीरियोडिकल कॉल्ड गार्जियन, रिचर्ड स्टील ने एक गार्जियन भी पब्लिश किया था 1730 में। जोसेफ एडिसन
जॉर्ज बर्कली एंड यूस्टैस बर्जल ने, इन तीनों ने गार्जियन में कंट्रीब्यूट किया था। गार्जियन को किसने अपोज किया? एग्जामिनर ने, ठीक है। इट वॉज फॉलोड बाय द फीमेल टैटलर। इसके बाद कौन सा आया? फीमेल टैटलर आया, एक इंग्लिश मैन आया और एक विस्पर आया और भी कई सारे मैगजीन्स आए। ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स कंट्रीब्यूटेड टू सच पीरियोडिकल। मतलब उस टाइम पे जितने भी बड़े लोग लिटरेचर लिखने वाले थे सब ने इन मैगजीन्स में लिखा हुआ है। दीज पीरियोडिकल्स रिप्रेजेंटेटेड विग एंड टॉरी पार्टीज। ऑब्वियसली दो पार्टीज फेमस थी, तो जो विग के सपोर्ट में है वो इसके सपोर्ट में आर्टिकल लिखते थे और जो टोरी को सपोर्ट करते थे वो टोरी के सपोर्ट में आर्टिकल लिखते थे। बट देयर इंपॉर्टेंस इज ओनली फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस पीरियोडिकल मतलब पॉलिटिकल इतना इन्फ्लुएंस नहीं था सोसाइटी पे इन आर्टिकल्स का, वो सिर्फ लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते थे। दीज पीरियोडिकल्स ऑफर टू लिटरेरी एस्पिरेंट्स एंड आउटलेट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब लोगों को एक मौका मिला, एक जरिया मिला खुद को एक्सप्रेस करने का, एंड ब्रॉट आउट टू द फुल ऑफ देयर टैलेंट, और अपने टैलेंट को निखारने का। द ग्रेटेस्ट एंड बेस्ट फिगर्स ऑफ द पीरियोडिकल एसेज कौन कौन है? जोसेफ एडिसन है, रिचर्ड स्टील है, जोनाथन स्विफ्ट है। हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट एसेज लाइक मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक। ये सबसे फेमस ऐसे है और किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक थ्रू द मीडियम ऑफ पीरियोडिकल पेपर्स। सिमिलरली अलेक्जेंडर पॉप्स ने कौन से लिखे हैं? एसे ऑन गार्डन्स। ये किस में अपीयर हुआ था? गार्जियन में। मतलब अलेक्जेंडर पॉप जो अपने टाइम का बहुत ग्रेट लेजेंडरी ऑथर है, उसने गार्जियन जो मैगजीन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने जिसको शुरू किया था, उसमें कौन से नहीं सॉरी किसने शुरू किया था? रिचर्ड स्टील ने फाउंड किया था इसको। इसमें गार्जियन में किसने अपने एसेज लिखे हैं? अलेक्जेंडर पॉप ने। किस हेडिंग से? एसेज ऑन गार्डन्स। ठीक है जी, आगे देखते हैं। It has been generally acknowledged that among Richard Steele, Jonathan Swift and Dr. Samuel Johnson, जोसेफ एडिसन इज अनडाउटेडली द मास्टर। मतलब अगर सब में बात करें कि बेस्ट कौन है तो अनडाउटेडली बिना किसी डाउट के जोसेफ एडिसन इज द बेस्ट अमंग ऑल द पीरियोडिकल एसेइस्ट। जोसेफ एडिसन इज द सनशाइन विच मेल्ट्स द आइज। मतलब देखिए कितनी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं इसके बारे में कि जोसेफ एडिसन एक ऐसी सनशाइन है जिन्होंने आइस को मेल्ट कर दिया, मड को, कीचड़ को सुखा दिया, एंड मेक्स द अर्थ फिल्ड विद लाइट एंड होप। मतलब धरती को लाइट से, उजाले से और आशा से भर दिया। लाइक जोनाथन स्विफ्ट, एडिसन डिस्पाइज्ड शैम। मतलब इस शैम होता है जिसे किसी भी तरह की नेगेटिविटी इन द सेंस कि आप फिजिकल प्लेजर को छोड़ के जब मोक्ष पे चले जाओ और खुद पे ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दो, तो उस चीज़ को इसने पसंद नहीं किया। लेकिन अनलाइक हिम ही नेवर लॉस्ट फेथ इन ह्यूमैनिटी। मतलब जोनाथन स्विफ्ट ने ह्यूमैनिटी में फेथ खो दिया था, लेकिन एडिसन ने कभी नहीं खोया। इन हिज ऑल सटायर्स देयर इज सोबरिटी। सोबरिटी मतलब सिंप्लिसिटी होता है ना, सोबर सिंपल जिसे हम बोलते हैं, विच मेक्स वन थिंग बेटर ऑफ हिज फेलो मैन इवन व्हेन ही लाव्स एट देयर लिटिल वैनिटीज़। मतलब इसने जब भी अपने साथियों का या दूसरे ह्यूमन बीइंग का मजाक भी उड़ाया है ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो उनके बारे में सोचने पे मजबूर करता है लोगों को। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियलिटी एंड मॉरल लेग्जिटी। मॉरल लेग्जिटी मतलब कमियाँ, मोरालिटी की कमी होना। जोसेफ एडिसन केम विद अ होलसम मैसेज ऑफ रिफाइनमेंट। मतलब इसने ऐसे ऐसे मैसेज दिए लोगों को रिफाइन करने के, रिफॉर्म करने के, एंड सिंप्लिसिटी और सादगी से रहने के। हिज एसेज आर द बेस्ट पिक्चर ऑफ द न्यू सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। द कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय एडिसन हैव बिकम इमॉर्टल इन द रैलम ऑफ इंग्लिश नॉवल। मतलब इसने ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जो इंग्लिश नॉवल की दुनिया में इमॉर्टल मतलब अमर हो गए हैं। थ्रू हिज एसेज द पीरियोडिकल एसेज परफेक्टेड द इंग्लिश स्टाइल। मतलब उसी के ऐसे की वजह से जो ऐसे लिखने का स्टाइल है वो परफेक्ट बन गया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा है इसके बारे में देखिए। हु एवर विशेज टू अटेन एन इंग्लिश स्टाइल फैमिलियर। जो इंग्लिश स्टाइल को फैमिलियर करना चाहता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज को फैमिलियर करना चाहता है, फैमिलियर बट नॉट कोर्स, फैमिलियर हो लेकिन रूड ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए? मस्ट गिव हिज डेज एंड नाइट्स टू द वॉल्यूम्स ऑफ एडिसन। उसको जोसेफ एडिसन ने जो भी लिखा है ना, उस दिन रात उसको पढ़ना चाहिए, तब वो इंसान इंग्लिश स्टाइल से फैमिलियर हो सकता है। मतलब इतनी तारीफ करी है किसने? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। किसकी करी है? जोसेफ एडिसन की करी है।
So along with Joseph Addison, Richard Steele's contribution through his Statler to the development of English essays is not insignificant. मतलब जोसेफ एडिसन के साथ साथ जो रिचर्ड स्टील का कंट्रीब्यूशन है वो भी कुछ कम नहीं है. रिचर्ड स्टील्स ट्रम्पेट क्लब, इसने एक कौन सा क्लब बनाया था? ट्रम्पेट क्लब. एंड हिज मेंबर्स हैव आल्सो फाउंड अ परमानेंट प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश पीपल. मतलब अंग्रेज़ों के दिलों में परमानेंट अपनी जगह बनाई है जो ये ट्रम्पेट ग्रुप के मेंबर थे उन सब ने. फिर हम बात करते हैं द आइडलर की. ठीक है. अलॉन्ग विद रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के पीरियोडिकल आइडलर और रैम्बलर की भी बात करते हैं हम. ठीक है. जॉनसन्स अर्ली एसेज हैव अ हैवी स्टाइल एंड अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर. स्टार्टिंग में क्या होता था कि बहुत भारी भरकम स्टाइल था और सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता था. देयरफॉर दे कुड नॉट मेक देम सेल्फ पॉपुलर. मतलब जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगेगी ना आप उसको पसंद नहीं करोगे. तो ऐसा ही हुआ था. इसके बहुत भारी भरकम शब्द थे, बहुत सीरियस टोन होती थी, तो लोगों ने इसको स्टार्टिंग में पसंद नहीं किया. द आइडलर वॉज मेनली started by Samuel Johnson and it comprised more over 100 papers. मतलब 104 पेपर इसमें छपे होंगे. It was published in the Universal Chronicle. ये यूनिवर्सल क्रॉनिकल नाम की मैगजीन थी, इसमें छपते थे इसके आइडलर नाम के जितने भी आर्टिकल थे. और वीकली गैजेट या वीकली गैजेट में छपते थे. कब से कब तक? 15 अप्रैल 1758 से लेके 5 अप्रैल 1760 तक. These papers are written in a lighter vein, whereas the Rambler was in a serious tone. जो रैम्बलर है वो सीरियस टोन में था और ये जो सारे पेपर्स हैं इसके ये कौन से थे? ये थोड़ी हल्की फुल्की टोन में थे. दे इंक्लूड द वेल नोन स्केचेस ऑफ डिक मिनिम. डिक मिनिम एक स्केचर था. इसने क्या किया था? स्केचेस बनाए थे जो ड्राइंग से करते हैं ना, कार्टून से बनाते हैं हाथ से. तो डिक मिनिम ने बनाए हुए थे, जो कि एक क्रिटिक भी था ऑफ मिस्टर सोबर. सोबर किसका नाम है? इसका खुद का ही सैमुअल जॉनसन ने खुद का ही सुडोनिम यूज़ किया था, मिस्टर सोबर. एंड जैक वर्लर, जॉन न्यूबरी द पब्लिशर, जो पब्लिशर था उसके बारे में. 12 पेपर्स वर बाय अदर राइटर्स. 12 दूसरे राइटर्स के थे, इंक्लूडिंग 3 बाय जोशुआ रैनर्स. जोशुआ रैनर्स एक ऑथर था, इसके 3 पेपर इसमें थे. एंड 3 बाय थॉमस वॉर्टन द यंगर. द टाइटल वॉज लेटर यूज बाय अ मंथली जर्नल एडिटेड बाय जेरोम के जेरोम एंड रॉबर्ट बार. मतलब बाद में ये जो टाइटल है ना आइडलर, ये किसने यूज़ किया था? जेरोम के जेरोम और रॉबर्ट बार ने. फिर हम चलते हैं रैम्बलर पे. देखिए, द रैम्बलर वॉज ट्वाइस वीकली, मतलब वीक में 2 बार इसे पब्लिश होता था. विच वॉज स्टार्टेड बाय सर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. इट कंप्राइज 208 पेपर्स. 208 इसमें पेपर थे. ये कब से कब तक पब्लिश हुआ? 20 मार्च 1750 से लेकर 14 मार्च 1752 तक. एडवर्ड केव क्या था? इसका पब्लिशर था. द एसेज डील विद अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स, क्राइम एंड मैरिज. इन सारे टॉपिक्स पे इस पे लिखा जाता था. दे इंक्लूड कैरेक्टर स्टडीज, एलिग्रीज. एलिग्री होता है किसी और का सिंबल बना के कोई बात एक्सप्रेस करना. ईस्टर्न फेबल्स. फेबल्स मैंने आपको बताया था कि जिनमें एनिमल्स को कैरेक्टर बना के स्टोरी बताई जाती है, जैसे हेयर एंड टोर्टोइज. ये क्या है? एक फेबल है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी होता था, इंक्लूडिंग अ सीरीज ऑन जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन पे भी एक सीरीज इसमें पब्लिश हुई थी रैम्बलर में. द वर्क ओपन्स विद अ प्रेयर बाय जॉनसन विच इंडिकेट्स मॉरल सीरियसनेस ऑफ हिज एंटरप्राइज. मतलब स्टार्टिंग में इसमें इसकी प्रेयर पब्लिश होती थी. अ फाइन अकाउंट ऑफ द इंसेप्शन एंड राइटिंग ऑफ द पेपर्स इज गिवन इन जेम्स बॉसवेल लाइफ ऑफ जॉनसन. देखो, जेम्स बॉसवेल ने ना सैमुअल जॉनसन की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. किस नाम से? लाइफ ऑफ जॉनसन नाम से. तो इसमें इसने इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है कि रैम्बलर लिखने का मकसद क्या था, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या क्या टॉपिक थे. मतलब कंप्लीटली डिटेल दी गई है किसमें? लाइफ ऑफ जॉनसन ने, जो कि बुक थी जेम्स बॉसवेल की. जेम्स बॉसवेल कौन है? ये ऑटोबायोग्राफर है किसका? सैमुअल जॉनसन का. माइनर कंट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम. इसके अलावा किस किसने कंट्रीब्यूट किया? सैमुअल रिचर्डसन ने, एलिजाबेथ कार्टर ने, हेस्टर चिपॉन ने, कैथरीन टैल्बट ने. इन स्पाइट ऑफ द इनिशियल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स सॉलोमन टोन. सॉलोमन मीन्स सीरियस टोन. सीरियस टोन के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए. फिर भी क्या था? इसको बार बार पायरेट किया गया, बार बार इमिटेट करके. मतलब कई सारे नंबर इसके प्रिंट और रीप्रिंट होते रहे जॉनसन के लाइफ टाइम में. अब देखिए, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपना करियर कब शुरू किया? एज अ पीरियोडिकल एसेइस्ट विद हिज कंट्रीब्यूशन टू हिज पीरियोडिकल द बी. द बी के साथ इसने अपना पीरियोडिकल शुरू किया ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, विच अपीयर्ड इन 1759. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू मैनी पीरियोडिकल्स सच एज बिजी बॉडी, क्रिटिकल रिव्यू, लेडीज मैगजीन. ही ऑल्सो वर्कड फॉर टोबिया स्मॉलेट्स
ब्रिटिश मैगजीन, मतलब इन सारी मैगजीन्स में भी इसने काम किया. The periodicals gave a chance to many literary writers to give expression to their talent. The emergence of the periodical essay can be attributed to various factors. मतलब कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पीरियोडिकल ऐसे लिखने की बहुत ज़रूरत थी. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ पीरियोडिकल ऐसे इज़ राइज ऑफ रीडिंग पब्लिक. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन था इनके फेमस होने का, क्योंकि लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हो रहे थे, रीडिंग पब्लिक राइज हो रही थी, लोगों को पढ़ने लिखना अच्छा लगने लगा था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए. ठीक है, एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा था, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ एजुकेटेड विमेन, औरतें भी पढ़ लिख रही थी. ठीक है, तो वो भी अब जिसको पढ़ना लिखना आता है वो कुछ ना कुछ पढ़ना चाहेगा. और दो पार्टियां बन रही थी, विग और टोरी, क्योंकि अब जो जिसको सपोर्ट करेगा उसके बारे में लिखेगा, बोलेगा, बातें करेगा. दैट नीडेड देयर पोलिटिकल माउथ पीसेस. अब उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो उनकी ऐड कर सकें, उनको स्पॉन्सर कर सकें, उनकी तारीफ कर सकें. The rise of the coffee houses as centers of social, political and literary life helped for the development of periodical essay. तो मतलब कॉफ़ी हाउसेस थे, क्लब्स थे, इस तरह के अलग अलग प्लेसेस बने होते थे जहाँ पे लोग बैठ के क्या है डिस्कस करते थे. और क्या डिस्कस करते थे कि कौन सी पार्टी अच्छी है, किस पार्टी में क्या बुराई है. जैसे आज भी अगर दो जेंट्स इकट्ठे हों तो वो किस बारे में बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, एक ही टॉपिक होता है पॉलिटिकल. ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो हमेशा से ही चलता आ रहा है. ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम इकट्ठे होंगे तो किसी न किसी टॉपिक पे बातें करेंगे. अकॉर्डिंग टू एच हम्फ्री, द पीरियोडिकल ऐसे वॉज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन एंड recreation in the 18th century because it was the mirror of the Augustan age in England. एच हम्फ्री ने क्या कहा है कि ये बहुत पॉपुलर फॉर्म रहा है लिटरेचर का और कम्युनिकेशन का, और इसको एक तरह से 18वीं सदी में तो इसको रिक्रिएट किया गया है. The periodical essays gave the new patrons pleasures as well as instruction. मतलब पैट्रॉन जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया या फाइनेंशियल हेल्प दी, उनको प्लेजर के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी दिया, नॉलेज भी दिया. इट वॉज डेलिकेट एंड सेंसिटिव सिंथेसिस ऑफ लिटरेचर एंड जर्नलिज्म. मतलब लिटरेचर का और जर्नलिज्म का मिक्सचर है, ये ब्लेंड है. क्या? पीरियोडिकल एसेज. इट कुड बी रेड, अप्रिशिएटेड एंड डिस्कस्ड एट द टी टेबल और इन द कॉफ़ी हाउस. मतलब लोग पढ़ें, अप्रिशिएट करें और इसको डिस्कस करें. इट वॉज सूटेड टू द मॉरल टेम्पर ऑफ द एज. मतलब उस एज के हिसाब से लिखा गया था. इट स्ट्रक अ डेलिकेट एंड रैशनल बैलेंस बिटवीन द स्ट्रेट जैकेटेड मोरालिटी ऑफ प्यूरिटन्स एंड द रेकलेस बोहेमियनिज्म ऑफ क्वेलियर्स. मतलब किस चीज़ के बारे में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी? प्यूरिटन्स. प्यूरिटन माना गया था मतलब एकदम अच्छे वाले, दिखने में भी अच्छे, कपड़े भी एकदम सादे, स्ट्रेट जैकेट, लगता था कि देखने में भी ये लोग मॉरल हैं. दूसरा कौन सा स्टाइल? रेकलेस, मतलब जो गुंडागर्दी टाइप, या बोहेमियंस होते हैं जो कि जो ट्रेंड या जो ट्रेडिशन चला आ रहा है ना उसको जो लोग नहीं मानते, कुछ अलग सोचते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं. तो एक हो गया जो ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं और दूसरा हो गया जो अपने हिसाब से चलते हैं. तो इन दोनों लाइफस्टाइल में बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती थी पीरियोडिकल एसेज में. The periodical essays appeal not only to the lovers of literature but also to those who were interested in men and manners. मतलब सिर्फ लिटरेचर के लवर्स के लिए नहीं, हर तरह के लोगों को ये अपील करते थे. फैशंस, जो लोग मैन और मैनर्स में, फैशंस में, रिक्रिएशंस में ट्रस्ट करते हैं. इट अपील्ड वेरी वेल टू वुमेन इन जर्नल एंड एजुकेटेड हाउस वाइफ्स इन पर्टिकुलर. हर औरत को जनरली इन्होंने अपील किया, खासकर पढ़ी लिखी औरतों को. बिकॉज द एसेइस्ट एम्प्लॉयड सिंपल एवरीडे लैंग्वेज, क्योंकि इनमें से लैंग्वेज कैसी होती थी? सिंपल एवरीडे, आम बातचीत की भाषा होती थी जिसे हर कोई पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से समझ सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पीरियोडिकल एसेज. आप होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट. सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.